क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 43 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स whose fixed capitals were 10,000 rupees, 8,000 rupees and 6,000 rupees respectively। अंजू, मंजू और ममता साझेदार हैं जिनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये थी। As per the partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capitals at the rate of 5% per annum, but entries for the same have not been made for the last 3 years। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इनकी प्रविष्टियां नहीं की गई है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग दीज ईयर्स रिमेन्ड एज फॉलोस। इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात इस प्रकार रहा। ये विवरण तालिका के कॉलम्स में दिए गए हैं। वर्ष अंजू, मंजू, ममता। वर्ष 2000 XA में ये अंजू के लिए 4, मंजू के लिए 3 और ममता के लिए 5 है। वर्ष 2000 XB में ये अंजू के लिए 3, मंजू के लिए 2 और ममता के लिए 1 है। वर्ष 2000 XC में ये अंजू, मंजू और ममता के लिए 1 है। Make necessary adjustment entry at the beginning of the 4th year, that is April 2000 XD। चौथे वर्ष के आरंभ में अर्थात अप्रैल 2000 XD में आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करें। तो प्रॉब्लम के अनुसार हमें आवश्यक एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्रीज 2 तरीकों से दर्ज कर सकते हैं। पहले मेथड में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। दूसरे मेथड में हम इसे सीधे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में दर्ज करते हैं। अब चूंकि प्रॉब्लम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूंजी स्थिर होती है, इसलिए हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का उपयोग करेंगे। दूसरे शब्दों में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दर्ज करेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पिछले 3 वर्षों से पूंजी पर ब्याज की एंट्रीज नहीं की गई है। इसलिए यदि हम पहले मेथड का पालन करते हैं तो हमें जर्नल में कई एंट्रीज करनी होंगी। अब चूंकि प्रॉब्लम में स्पष्ट रूप से आवश्यक एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए कहा गया है, इसका अप्रत्यक्ष शर्त यह है कि हमें उस मेथड का उपयोग करना होगा जिसमें केवल एक ही एंट्री की आवश्यकता होती है। मैं दोहराता हूँ, ये कहने का एक और तरीका है कि हमें उस मेथड का उपयोग करना चाहिए जो केवल एक एंट्री के माध्यम से समायोजन करता है। ये दूसरे मेथड के अलावा और कुछ नहीं है, जहां हम पिछले एडजस्टमेंट्स के नेट इफेक्ट को दर्शाते हुए स्टेटमेंट में सभी एडजस्टमेंट्स को दर्ज करते हैं और अंत में हम जर्नल में केवल एक जर्नल एंट्री दर्ज करते हैं। अब प्रॉब्लम में ये स्पष्ट किया गया है कि पूंजी पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया। ये भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले 3 वर्षों से इस पर विचार नहीं किया गया है। तो आइए पहले वर्किंग नोट्स में पूंजी पर ब्याज की गणना करें। हम ये पिछले 3 वर्षों के लिए करेंगे। आइए सबसे पहले पूंजी पर वार्षिक ब्याज शीर्षक लिखें। हम पहले पूंजी पर वार्षिक ब्याज की गणना करेंगे और फिर उससे हम 3 वर्षों के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि साझेदारों की पूंजी क्रमशः 10,000 रुपीज, 8,000 रुपीज और 6,000 रुपीज है। साथ ही चूंकि ये कैपिटल्स फिक्स्ड कैपिटल्स है, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल्स है। बेशक चूंकि पूंजी फिक्स्ड कैपिटल है, इसलिए ये क्लोजिंग कैपिटल भी है, लेकिन ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम केवल इस बात से चिंतित हैं कि वे ओपनिंग कैपिटल्स है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से लिया जाना चाहिए। तो साझेदार अंजू की पूंजी पर ब्याज उसकी 10,000 रुपीज की पूंजी राशि को पूंजी पर ब्याज दर से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, जो कि 5/100 है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 10,000 रुपीज के 2 जीरोस से कैंसिल करें। 5/100 के 2 जीरोस 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 5/1
अब यदि हम शेष 100 रुपीस और 5 को गुना करें तो हमें 500 रुपीस प्राप्त होते हैं। ये साझेदार अंजू की पूंजी पर ब्याज है। इसी प्रकार साझेदार मंजू की पूंजी पर ब्याज उसकी 8000 रुपीस की पूंजी राशि को पूंजी पर ब्याज दर से गुना करके प्राप्त किया जाता है, जो कि 5/100 है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 8000 रुपीस के दो जीरोस से कैंसिल करें। अब यदि हम शेष 80 रुपीस और 5 को गुना करें तो हमें 400 रुपीस प्राप्त होते हैं। ये साझेदार मंजू की पूंजी पर ब्याज है। इसी प्रकार साझेदार ममता की पूंजी पर ब्याज उसकी 6000 रुपीस की पूंजी राशि को पूंजी पर ब्याज दर से गुना करके प्राप्त होता है, जो कि 5/100 है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 6000 रुपीस के दो जीरोस से कैंसिल करें। अब यदि हम शेष 60 रुपीस को 5 से गुना करें तो हमें 300 रुपीस प्राप्त होते हैं। ये साझेदार ममता की पूंजी पर ब्याज है। चूंकि ये ब्याज पहले छोड़ दिए गए थे, इसलिए अब हमें इन पर विचार करना होगा। इसलिए हम प्रत्येक साझेदार के करेंट अकाउंट में अलग अलग राशि जमा करते हैं। लेकिन हम ये काम 3 वर्षों के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना करने के बाद एक बार में सभी 3 वर्षों के लिए करते हैं। देखिए, पूंजी पर यह ब्याज 3 वर्षों तक पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जमा नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, हर साल पूंजी पर कुल ब्याज साझेदारों को प्रॉफिट शेयर के रूप में जमा किया जाता था, न कि पूंजी पर ब्याज के रूप में। इसलिए ये जानने के लिए कि साझेदारों को कितना प्रॉफिट शेयर ज्यादा दिया गया, हमें सभी पूंजी पर कुल वार्षिक ब्याज ज्ञात करना होगा। इससे हमें कुल प्रॉफिट शेयर मिलेगा जो सभी साझेदारों को ज्यादा दिया गया था। तो इन 3 वर्षों की अवधि में किसी भी वर्ष में पूंजी पर कुल ब्याज 500 रुपीस, 400 रुपीस और 300 रुपीस का योग है। इन सबको जोड़ने पर हमें 1200 रुपीस मिलते हैं। अब इसे यहीं छोड़ देते हैं। हम इसका उपयोग अधिक जमा किए गए प्रॉफिट शेयर की गणना करते समय करेंगे। देखिए, दूसरे मेथड में एडजस्टमेंट एंट्री करते समय हम पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर्ज नहीं करते। बेशक अगर ये सिर्फ 1 वर्ष का है तो हम वार्षिक ब्याज दर्ज करेंगे, लेकिन चूंकि ये 3 वर्षों के लिए है, इसलिए हमें 3 वर्षों के लिए पूंजी पर ब्याज ज्ञात करके उसे दर्ज करना होगा। अब साझेदार अंजू के लिए 3 वर्षों का पूंजी पर ब्याज उसकी पूंजी पर वार्षिक ब्याज 500 रुपीस गुना 3 के बराबर है। ये 1500 रुपीस के बराबर है। और फिर साझेदार मंजू के लिए 3 वर्षों का पूंजी पर ब्याज उसकी पूंजी पर वार्षिक ब्याज 400 रुपीस गुना 3 के बराबर है। ये 1200 रुपीस के बराबर है। और फिर साझेदार ममता के लिए 3 वर्षों का पूंजी पर ब्याज उसकी पूंजी पर वार्षिक ब्याज जो 300 रुपीस गुना 3 के बराबर है। ये 900 रुपीस के बराबर है। चूंकि ये छूटी हुई पूंजी पर ब्याज है, इसलिए हमें इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो आइए अब इसे पिछले एडजस्टमेंट्स पर विचार करने का नेट इफेक्ट दर्शाने वाले स्टेटमेंट में दर्ज करें। आइए डिटेल्स। अमाउंट इन रुपीस साझेदार अंजू के लिए, अमाउंट इन रुपीस साझेदार मंजू के लिए, अमाउंट इन रुपीस साझेदार ममता के लिए और अंत में टोटल अमाउंट इन रुपीस कॉलम बनाएं। डिटेल्स कॉलम में आइए सबसे पहले वो राशि जो पूंजी के ब्याज के रूप में जमा की जानी चाहिए थी लिखें। ये वो राशि है जो जमा होनी थी लेकिन जमा नहीं हुई। साझेदार अंजू के लिए ये 1500 रुपीस क्रेडिट है। साझेदार मंजू के लिए ये 1200 रुपीस क्रेडिट है। साझेदार ममता के लिए ये 900 रुपीस क्रेडिट है। अब इन तीनों क्रेडिट्स का कुल योग 3600 रुपीस क्रेडिट है। इसके साथ ही हमने पूंजी पर ब्याज पर विचार पूरा कर लिया है, जो पहले जमा नहीं किया गया था। चूंकि ये एकमात्र एंट्री है जो छूट गई थी, अब हम अगले स्टेप पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ एक बात समझानी जरूरी है। कुल नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल बदलाव यह है कि इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में किस रूप में जाना चाहिए। ये 3600 रुपीस पूंजी पर ब्याज के रूप में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाना चाहिए थे, लेकिन ये साझेदारों के करेंट अकाउंट्स में उनके लाभ बंटवारे के अनुपात के अनुसार वितरण योग लाभ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में जमा या क्रेडिट किया जाता है। देखिए, हमने साझेदारों के करेंट अकाउंट्स में गलत जमा या क्रेडिट किया है। इसे ठीक करने के लिए हमें साझेदारों के करेंट अकाउंट्स को डेबिट करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हमें डेबिट क्यों करना चाहिए। देखिए,
पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लाभ बंटवारे की राशि ज़्यादा क्रेडिट है। इस प्रभाव को उलटने के लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये 3600 रुपीज़ गलत तरीके से साझेदारों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वितरित किए गए थे। तो आइए जानें कि ये राशि लाभ के बंटवारे के रूप में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कैसे जमा की गई। अब जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है, ये ऐसा मामला नहीं है जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल एक जैसा है। जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल अलग अलग होता है। इसलिए हमें प्रत्येक साझेदार के लिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग जमा किए गए प्रॉफिट शेयर का पता लगाना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें जमा नहीं की गई पूंजी पर कुल वार्षिक ब्याज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक साझेदार के प्रॉफिट शेयर की गणना करनी होगी। जैसा कि हम पहले ही गणना कर चुके हैं, ये 1200 रुपीज़ है। आइए सबसे पहले लास्ट शेयरिंग एज पर द लास्ट शेयरिंग रेशियो शीर्षक लिखें। देखिए, यहाँ वास्तव में लॉस नहीं है। ये अधिक जमा की गई प्रॉफिट शेयर को ठीक करने के लिए प्रॉफिट शेयर में कमी है। आपको इसे इस तरह समझना चाहिए। आइए पहले वर्ष 2001 के लिए इसकी गणना करें। हमारी जानकारी के लिए इस वर्ष प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:5 था। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदार अंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 4/12 के बराबर है। 12 से कैंसिल करने पर 12 100,000। अब यदि हम शेष 100 रुपीज़ को 4 से गुना करें तो हमें 400 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये लाभ बंटवारे की वो राशि है जिसे साझेदार अंजू के करेंट अकाउंट में ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए डेबिट किया जाना चाहिए। साझेदार मंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3/12 के बराबर है। 12 से कैंसिल करने पर 12 100,000। अब यदि हम शेष 100 रुपीज़ को 3 से गुना करें तो हमें 300 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे साझेदार मंजू के करेंट अकाउंट से ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए डेबिट किया जाना चाहिए। साझेदार ममता के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 5/12 के बराबर है। 12 से कैंसिल करने पर 12 100,000। अब यदि हम शेष 100 रुपीज़ को 5 से गुना करें तो हमें 500 रुपीज़ प्राप्त होंगे। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे साझेदार ममता के करेंट अकाउंट से ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए डेबिट किया जाना चाहिए। आइए अब वर्ष 2000 के लिए इसकी गणना करें। हमारी जानकारी के लिए इस वर्ष प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। देखिए, इस वर्ष भी अधिक जमा किया गया नेट प्रॉफिट 1200 रुपीज़ है। अब साझेदार अंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3/6 के बराबर है। 6 से कैंसिल करने पर 6 200,000। अब यदि हम शेष 200 रुपीज़ को 3 से गुना करें तो हमें 600 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे इस वर्ष के लिए अधिक जमा किए गए प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए साझेदार अंजू के करेंट अकाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए। अब साझेदार मंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 2/6 के बराबर है। 6 से कैंसिल करने पर 6 200,000। अब यदि हम शेष 200 रुपीज़ को 2 से गुना करते हैं तो हमें 400 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जो इस वर्ष के लिए साझेदार मंजू के करेंट अकाउंट से ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए डेबिट की जानी चाहिए। अब साझेदार ममता के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/6 के बराबर है। 6 से कैंसिल करने पर 6 200,000। इस गणना का परिणाम 200 रुपीज़ है। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे इस वर्ष के लिए अधिक जमा किए गए प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए साझेदार ममता के करंट अकाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए। आइए अब वर्ष 2001 के लिए इसकी गणना करें। हमारी जानकारी के लिए इस वर्ष प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। देखिए, इस वर्ष भी ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट 1200 रुपीज़ है। अब साझेदार अंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीज़ है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/3 के बराबर है।
3 से कैंसिल करने पर 3 1 जार 3 400 जार। इस गणना का परिणाम 400 रुपीस है। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे इस वर्ष के लिए ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए साझेदार अंजू के करंट अकाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए। अब पार्टनर मंजू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीस है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/3 के बराबर है। ये गणना पार्टनर अंजू के लिए अभी की गई गणना के समान ही है, अतः इस गणना का परिणाम भी 400 रुपीस है। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जो इस वर्ष के लिए पार्टनर मंजू के करेंट अकाउंट से ओवर क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए डेबिट की जानी चाहिए। अब पार्टनर ममता के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1200 रुपीस है गुना उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/3 के बराबर है। ये गणना पार्टनर अंजू के लिए अभी की गई गणना के समान ही है, अतः इस गणना का परिणाम भी 400 रुपीस है। ये प्रॉफिट शेयर की वो राशि है जिसे इस वर्ष के लिए अधिक जमा किए गए प्रॉफिट शेयर को उलटने के लिए साझेदार ममता के करंट अकाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए। देखिए, पिछले एडजस्टमेंट्स पर विचार करने के नेट इफेक्ट को दर्शाने वाले स्टेटमेंट में हम आमतौर पर कुल लाभ दर्ज करते हैं। तो आइए प्रत्येक साझेदार के लिए तीनों वर्षों का कुल घाटा ज्ञात करें। अब पार्टनर अंजू के लिए ये वर्ष 2000 XA के लिए 400 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XB के लिए 600 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XC के लिए 400 रुपीज़, कुल योग 1400 रुपीज़ है। अब पार्टनर मंजू के लिए ये वर्ष 2000 XA के लिए 300 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XB के लिए 400 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XC के लिए 400 रुपीज़, कुल योग 1100 रुपीज़ है। अब पार्टनर ममता के लिए ये वर्ष 2000 XA के लिए 500 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XB के लिए 200 रुपीज़, साथ ही वर्ष 2000 XC के लिए 400 रुपीज़, कुल राशि 1100 रुपीज़ है। अब इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट से डेबिट करना होगा। तो आइए इस एंट्री का विवरण वो राशि जो लाभ के रूप में डेबिट की जानी चाहिए थी के रूप में लिखें। ये 3600 रुपीज़ है जिन्हें 3 वर्षों के दौरान वार्षिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार विभाजित किया गया है। देखिए, हम आमतौर पर लाभ को डेबिट नहीं करते, हम लाभ को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि ये वो लाभ है जिसे डेबिट किया जाना चाहिए था। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि हम अधिक क्रेडिट की गई राशि को उलट रहे हैं। मैं दोहराता हूँ, अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि इतनी राशि क्रेडिट नहीं की जानी चाहिए थी। यहाँ हम ना क्रेडिट करने को डेबिट मान रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम डेबिट करके अधिक क्रेडिट के प्रभाव को उलट रहे हैं। इस प्रकार साझेदार अंजू के करेंट अकाउंट से 1400 रुपीज़ डेबिट किए जाने चाहिए। साझेदार मंजू के करेंट अकाउंट से 1100 रुपीज़ डेबिट किए जाने चाहिए। साझेदार ममता के करेंट अकाउंट से 1100 रुपीज़ डेबिट होने चाहिए। अब इन सभी डेबिट का कुल योग 3600 रुपीज़ डेबिट है। और अब अंत में आवश्यक समायोजन की गणना की जाती है। ये ऊपर दिए गए आइटम 1 और आइटम 2 के बीच का अंतर है। अब पार्टनर अंजू के लिए 1500 रुपीज़ क्रेडिट और 1400 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 100 रुपीज़ क्रेडिट है। देखिए, ये राशि इसलिए क्रेडिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी राशि की कमी थी और पार्टनर अंजू के पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले जमा नहीं की गई थी। अब पार्टनर मंजू के लिए 1200 रुपीज़ क्रेडिट और 1100 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 100 रुपीज़ क्रेडिट है। देखिए, ये राशि इसलिए क्रेडिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी राशि की कमी थी और पार्टनर मंजू के पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले जमा नहीं की गई थी। अब पार्टनर ममता के लिए 900 रुपीज़ क्रेडिट और 1100 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 200 रुपीज़ डेबिट है। देखिए, ये राशि डेबिट इसलिए की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी ही अतिरिक्त राशि पार्टनर ममता के पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले ही क्रेडिट हो चुकी थी। अब इस टेबल को तैयार करने के बाद ये अंतिम आवश्यक एडजस्टमेंट एंट्रीज जर्नल में दर्ज की जाएंगी। तो आइए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट तैयार करें। सबसे पहले पार्टनर ममता के करेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखें। ये दर्शाने के लिए कि ये एक डेबिट एंट्री है, DR टेक्स्ट भी लिखें। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 200 रुपीज़ की डेबिट राशि लिखें। अब कुछ मार्जिन छोड़कर क्रेडिट एंट्री के रूप में पार्टनर अंजू का करेंट अकाउंट लिखें।
फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 100 रुपीज़ की क्रेडिट राशि लिखें। फिर अगली क्रेडिट एंट्री के रूप में पार्टनर मंजू का करंट अकाउंट लिखें। फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 100 रुपीज़ की क्रेडिट राशि लिखें। आइए इस लेन देन का विवरण या वर्णन इस प्रकार लिखें। पूंजी पर बैच की छूट के लिए लाभ में समायोजन। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमें सभी एंट्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में दर्ज कर ली हैं। किसी अन्य खाते को छुआ नहीं गया है। इस प्रकार हमने एडजस्टमेंट एंट्री की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, जिसमें एडजस्टमेंट्स को सीधे पार्टनर्स करंट अकाउंट में दर्ज करने का दूसरा मेथड अपनाया गया है। और इसके साथ ही हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।